तो आज का अपना टॉपिक रहेगा पायरो मैग्नेटिक रेशो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स अपने अंदर लाता है और बहुत जल्दी आप किसी मुश्किल प्रॉब्लम का या लेंथी प्रॉब्लम का इससे आंसर निकाल सकते हैं। क्या कैलकुलेट करने के लिए? एम कैलकुलेट करने के लिए। इसमें दो वर्ड है, जाइरो एक मैकेनिकल टर्म होगा और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड टर्म होगा इसमें मैग्नेटिक। और उन दो टर्म्स का कुछ रेशो होगा, ये वो दो टर्म कौन सी है वो भी देखेंगे। जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि अपन ने ये किया भी था कि एक m मास का लेट से पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, कल किया था ना, ये q चार्ज है, m मास है, ये रेडियस r के किसी सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो हमको इसका कैपिटल M निकालना था, यही था। ठीक है, कैपिटल M कैसे निकाला था अपन ने? हमारे पास फॉर्मूला था करंट इनटू में एरिया। ठीक है, और करंट कितना था? q अपॉन में 2 पाई/ओमेगा करंट था ये, चार्ज पर यूनिट टाइम, इनटू में πr²। इसका m देखिए क्या आ गया था, m इसका आ गया था q ओमेगा r² अपॉन में 2। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया था, ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया था और इसका डायरेक्शन हो जाएगा k कैप के अंदर, है ना। हमारे पास फॉर्मूला था I इंटू एरिया और उससे मैग्नेटिक मोमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब देखिए ध्यान से, आइए इसके लिए एक और टर्म कैलकुलेट करते हैं। इस m मास का पार्टिकल जो रिवॉल्व कर रहा है, इसके लिए एक और टर्म कैलकुलेट करते हैं जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। इसी सवाल के लिए एक और कैलकुलेशन करते हैं एंगुलर मोमेंटम का। ये वो सर्कल है, ये वो q चार्ज और m मास का पार्टिकल है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। बताओ किसी एक्सिस के अबाउट कोई m मास का पार्टिकल रोटेट कर रहा हो तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं? प्योर रोटेशन में कोई पार्टिकल हो तो एंगुलर मोमेंटम लिखा जाता है I इंटू ओमेगा। एनवीआर से भी लिख सकते हो इसका तो, लेकिन I इंटू ओमेगा ज्यादा जनरल चीज है कि अगर किसी एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, किस एक्सिस के अबाउट? जिसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, इनटू में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट मास I इंटू ओमेगा। ठीक है, या क्लब ऑफ मासेस हो तो ऐसे I इंटू ओमेगा से अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बड़ी चीज का लिखते हैं, इंटू ओमेगा लिखते हैं। ओमेगा सभी पार्टिकल्स का सेम होता है। एल आई क्या हो जाएगा इसका? mr², है ना, m मास के पार्टिकल का I हो जाएगा mr² इनटू में ओमेगा, ओमेगा इसका ये L हो गया। ठीक है, अब आप L और M का रेशियो निकालो, L और M का रेशियो निकालो। क्या आएगा देखिए, L है mr², ये मास वाला M है, और ये कौन सा M है? मैग्नेटिक मोमेंट वाला mr² ओमेगा, और M क्या था? Q कुछ करके था ना, क्या था? Q ओमेगा, ओमेगा r²/2, ये था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत शानदार एक्सप्रेशन बोर्ड पे आने वाला है। तो ये है कि L/m होता है m/2m/q। ज़्यादातर किताबें इसको m/l लिखती है। नाम इसका जायरो मैग्नेटिक है, लेकिन मैग्नेटिक टर्म को ऊपर लिखती है m/l इज इक्वल्स टू q/2m। ये m और ये m सेम नहीं है, ये m स्मॉल से दिख लेता हूँ मैं, हर जगह स्मॉल से, ये हो जाएगा। इस रेशियो को बच्चों बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। ये रेशियो बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खतरनाक एक्सप्रेशन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, इसका नाम है जायरो मैग्नेटिक रेशियो। m/l इज इक्वल्स टू q/2m। जहाँ पे ये वाला जो 2m वाला है, ये इसका क्या है? मास। इसका किसका? जो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है उसका, है ना। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि दिस रेशियो ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ये एक वाव लाइन है बच्चों कि ये जो भी रेशो आपने यहाँ पे निकाला हुआ है ये हमेशा ही ट्रू पाया जाएगा अगर किसी चीज के ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी जहां जहां मास है वहां वहां चार्ज कम से कम होना चाहिए और उसी रेशियो में होना चाहिए। एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप इस जनरलाइज कर सकते हैं इस बात को कि एम और एल का जो रेशियो होगा वो यही होगा। आइए वही एग्जांपल्स दोबारा करते हैं जो हमने पहले किए थे इससे। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं, मान लो आपको एम निकालना है, तो एम क्या हो जाएगा, क्यू बाय 2m, ये मास वाला एम है, इनटू में एल। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एल वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही एम का होगा। अगर चार्ज नेगेटिव है लेकिन मास तो नेगेटिव हो ही नहीं पाता है, अरे हाँ कि नहीं, जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, ये एम मास का और ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका एम भी, कैपिटल एम भी इसी तरफ आएगा और एल एंगुलर मोमेंटम भी इसी तरफ आएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो एम तो अंदर की तरफ आ जाएगा लेकिन एल अभी भी बाहर की तरफ आएगा क्योंकि मास तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये एक्सप्रेशन, वेक्टोरियल एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो आप इसको, अगर चार्ज का आप अगर इसके अंदर क्या प्लग कर देते हो, साइन। ठीक है, ये हमेशा ट्रू होगा क्या? हाँ। कंडीशनल बात क्या है, कंडीशन क्या है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म, जो हमने अपने एग्जांपल्स में लिया था। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, दोबारा वही एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हमने देखे थे और फिर कुछ नए भी देख लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, एक रिंग है और वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली और इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा। यही बात था, चार्ज डेंसिटी कितना था, लैम्डा, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो इसका क्या बताना है अपन को, एम बताना है। तो एम का क्या फॉर्मूला बनाया हमने, इसके ऊपर यूनिफॉर्म डेंसिटी है लैम्डा, तो अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला था, Q बाय 2m इंटू में L। Q कितना है इसका, लैम्डा इंटू में 2 पाई आर। भाई चार्ज कितना है इसके ऊपर, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू में इसका टोटल लेंथ जो कि कितना है 2 पाई आर अपॉन में 2m। m क्या है यहां पे इसका, मास, इंटू में L। L होगा आई ओमेगा, रिंग का आई क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही थी ना, mr² इंटू में ओमेगा। यही बात है। तो यहां से क्या क्या टर्म कट जाएगा, m से m कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, वेरी गुड। तो यहां पर क्या आ जाएगा, m क्या आ जाएगा, L पाई आर क्यूब इंटू में ओमेगा। क्या यही आंसर हमने कल निकाला था क्या, यही आंसर हमने कल निकाला था क्या, आर क्यूब ओमेगा। अब बोलोगे सर कल भी तो इतना ही टाइम लगा था हमको आई ए से निकालने में, लेकिन कल मेरे को आप याद करो कि एक डिस्क का क्वेश्चन भी दिया था मैंने आपको। आइए वो सॉल्व करते हैं, उसका आंसर याद है ना आपको, कॉपी में देख लेना पीछे। अब एक तीसरा केस लेते हैं, वही वाला जो कल किया था, कि एक डिस्क है। आप देखिए कितनी शानदार ट्रिक है, आपको एम नाम से कोई चीज निकालनी नहीं पड़ रही, आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ रहा है, एंगुलर मोमेंटम ही कैलकुलेट करना पड़ रहा है, एल, जो कि आई ओमेगा से बहुत आसानी से आ जाता है इन टर्म्स के लिए। ठीक है, तो एक डिस्क थी जिसके ऊपर कितना चार्ज डेंसिटी था, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी था और वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रही थी, रिवॉल्व हो रही थी। एक बात बता दूं आपको, नीट और जेई मेन का जो क्वेश्चन हो सकता है ना, वो इतना ही हो सकता है कि तुम m बाय एल बता दो बस उनको, वो उसी में बहुत खुश हैं। तो m कौन सा टर्म है, मैग्नेटिक टर्म है, तो ऊपर कौन सा टर्म आएगा, q, चार्ज वाला मैग्नेटिक टर्म आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म। और l कौन सा टर्म है, एक मैकेनिकल टर्म है, उसके साथ मास आएगा, l q बाय 2m आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है नीट और जेई कई बार, मेरे बात समझ लो, हम तो उसका क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी घूम रही है और चार्ज डेंसिटी क्या है इसकी, सिग्मा, यानी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, बहुत सारे चार्जेस यहां पे पड़े होंगे इस टाइप से, है ना, और इसका चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा है, ऐसा गिवन है और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हमको इसका एल कैलकुलेट एम कैलकुलेट करना है, तो एम क्या हो जाएगा, क्यू बाय 2m इंटू में एल। क्यू कितना है इसके ऊपर, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर,
चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू में इसका एरिया, इतना चार्ज पड़ा हुआ है इसके ऊपर जो घूम रहा है, अपॉन में 2 टाइम्स मास इनटू में एंगुलर मोमेंटम, इसका होता है आई ओमेगा, हर किसी का आई ओमेगा होता है, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा हो प्योर तो आई कितना है इसका एम आर स्क्वायर बाय 2 डिस्क का आई इनटू में ओमेगा, ये कैपिटल एम का आंसर हो जाएगा। अब जो कट रहा है वो काट दो, एक एम का टर्म कट रहा होगा, क्या आ जाएगा ये एम इज इक्वल्स टू सिग्मा पाई आर की पावर 4 ओमेगा बाय में 4। क्या कल अपन ने यही आंसर निकाला था प्यारे बच्चों? ये आंसर देखो कितनी जल्दी आ गया है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि जो आंसर एक जनरल फॉर्मेट से, जो एम का परिभाषा है, एम का परिभाषा क्या है आई इंटू ए, अगर आपको रिवॉल्विंग चार्ज दिया हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो जायरोमैग्नेटिक रेशियो से। बहुत शानदार रेशियो है बच्चों को। जैसे मैं इसको कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करता हूँ जो इससे बहुत आसानी से हो जाएंगे, वरना आपको इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, वरना आपको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कल एक एच सी का क्वेश्चन बोला था, तो वो क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपके पास एक होलो स्फीयर है, ठीक है, और वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और उसके सरफेस पर होगा सारा चार्ज, और लेट से उसके सरफेस पर क्यू चार्ज बैठा हुआ है, या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी सिग्मा, किसी भी टर्म में आंसर निकाल लो। क्यू के टर्म्स में तो इस जायरोमैग्नेटिक से बहुत जल्दी आ जाएगा, क्यू चार्ज है और सिग्मा उसकी क्या है डेंसिटी, आर इसका रेडियस है। तो इसका हमको एम कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों, इसका हमको क्या कैलकुलेट करना है एम। ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इसका मास कुछ भी हो उससे इंडिपेंडेंट आता है एम। एम जो चीज़ है ना जो कैलकुलेट करनी है वो मास से इंडिपेंडेंट है, तो अपन क्या लिखते हैं क्यू बाई 2m। इस बच्चे डाउट बता दूं, इनटू में एल, एल में वो मास का टर्म आ जाता है और वो काट देता है उसको, मास देते नहीं है क्वेश्चन में, वो तो हमें चाहिए होता है एल लिखने के लिए, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एम मास है, ठीक है डन। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से पहले, अगर आप इसको ट्रेडिशनली एम कैलकुलेट करना चाहते हो ना, तो यहां पे क्या माननी पड़ेगी आपको, रिंग माननी पड़ेगी एक, हर एक रिंग अलग अलग रेडियस की है जो घूम रही है, और हर रिंग अपना अपना क्या कर रही है, एक करंट बना रही है, एक एम बना रही है स्मॉल एम। हर चार्ज जो घूमता हुआ अपना अपना करंट बना रहा है, हर एक चार्ज का क्या है, हर एक करंट का क्या है अपना अपना एक एम है, और उन एम्स को क्या करना पड़ेगा हमको इंटीग्रेट, और वो एलिमेंट लेने पड़ेंगे जैसे ट्रेडिशनली हम इंटीग्रेशन में लेते हैं थीटा एंगल पे आर डी थीटा वैल्यू का वगैरह वगैरह रिंग के लिए, सब करना पड़ेगा और तब जाके हम एम कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा एम इज इक्वल्स टू, इससे इस मैजिकल ट्रिक से क्यू बाई 2m इनटू में एल, बस बात खत्म। हाँ लेकिन m का डायरेक्शन l के अपोजिट भी हो सकता है अगर चार्ज जो है वो नेगेटिव हो तो, ठीक है, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है। q को q के टर्म्स में लिखना चाहते हो सीधा ही q लिख दो, वरना क्या लिखोगे सिग्मा इंटू 4πr², ठीक है, मैं q ही लिख देता हूँ अपॉन में 2m। बताओ इसका l, इसका ओमेगा क्या, i क्या होता है 2/3, बोलो है ना, सॉलिड का होता है 2/5, mr² इंटू में ओमेगा, ये m और ये m सेम है, ये क्या हो जाएगा m क्या हो जाएगा 2 से भी 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा q/3 r² ओमेगा, ऐसा ये हो जाएगा इसका m। इसमें हमको कितने स्टेप लगे, बस ये तो मैं आपको समझा समझा के कर रहा हूँ, आप पेपर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये फॉर्मूला और इसमें सीधी वैल्यू पुट कर, वैसे मैंने अभी भी ये किया है, तो बच्चे तो फॉर्मूला भी नहीं लिखते, फॉर्मूला याद होना चाहिए ना आपको q/2m इंटू में l। क्या पूछेंगे आपसे नीट और मेंस वाले, m/l क्या होता है, बस ये q/2m, ये उनका सवाल है, उनका स्तर है, यहाँ पे खत्म हो जाता है उनका लेवल, यही पूछ लेंगे आपसे वो सीधा ही, ठीक है। आप अपने मॉड्यूल्स में देखोगे तो कई कई बार ये क्वेश्चन दिख जाएगा, वो कई कई सेक्शंस में हर जगह ये क्वेश्चन दिखेगा आपको, किसी भी कोचिंग के मैनुअल में ये क्वेश्चन दिख जाएगा। अच्छा एक और करना, मैं आपको ऐसे ही घर से दे देता हूँ, एक HW कर लेना इसको, एक रॉड है, ठीक है, ये यहाँ से क्या है पाइवोटेड है, हिंज है, और इसको इसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है कितना Q,
क्यू टोटल चार्ज पड़ा हुआ है या टोटल चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लैम्डा क्या हो जाएगा क्यू बाय में एल, एल इसका लेंथ है, ठीक है। और इसको पन्ने के अंदर ओमेगा वेलोसिटी दी हुई है ऐसे अंदर, ऐसे घुमा रहे हैं। तो चार्ज यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है सिग्मा से, या इसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो लैम्डा से, तो अपन क्या कर सकते हैं जायरो मैग्नेटिक वाला कर सकते हैं सीधा की सीधा। लेकिन चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लैम्डा जो फंक्शन ऑफ एक्स हो, जैसे यहाँ पे अलग अलग लैम्डा हो, चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो, तो क्या हम वो रेशियो लगा देंगे क्या? नहीं, मत लगाना। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। ये चार्ज यहाँ से ऐसे घूम रहा है, एक डी क्यू चार्ज है ना यहाँ पे, एक पॉइंट चार्ज ऐसे घूम रहा होता, इसके अंदर जाएगा ऐसे आएगा, तो वो अपना करंट बना रहा होगा, उसकी वजह से छोटा सा क्या होगा डीएम। ये चार्ज उतना ही है लेकिन अलग रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो इन सबसे क्या निकालेंगे, सबसे पहले आई निकालेंगे, और आई से फिर क्या निकाल पाएंगे, एम निकाल पाएंगे। मेरी बात समझे? तो इसको करना, इसको मैंने तो लैम्डा आपको यूनिफॉर्म दे रखा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस हिंज के अबाउट लिखा जाएगा, वो मैं हिंट में लिख देता हूँ, ml²/3 यूज करना आप इसको, ठीक है। एल में क्या लिखोगे, आई इंटू ओमेगा, तो आई का वैल्यू ये इंटू ओमेगा, कोई क्या, वैसे मैं कर लिख ही देता हूँ आंसर ही, Q/2m इंटू में आई कितना है ml²/3 इंटू में ओमेगा, ये आंसर हो जाएगा। डन। अगर ये लैम्डा एक्स का फंक्शन हो तो हमको फिर प्रॉपर इंटीग्रेशन के साथ करना पड़ेगा, लैम्डा डी एक्स चार्ज लेके, एक पॉइंट चार्ज जो ऐसे रिवॉल्व हो रहा हो तो उसका करंट पता होता है ना अपन को, क्या होता है पॉइंट चार्ज जो उसका करंट क्या होता है, Q 2π/ω, और Q क्या हो जाएगा लैम्डा डी एक्स। मेरी बात समझे क्या? ऐसा तो सॉलिड स्फीयर रोटेट कर रहा हो, होलो कर रहा हो, रॉड कर रही हो, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम एक झटके में आंसर निकाल देंगे ना, इंटीग्रेशन को डॉज करके। मेरी बात समझ रहे हो? एम के लिए जो इंटीग्रेशन करना पड़ता है ट्रेडिशनल स्टाइल में, उसको हम डॉज कर सकते हैं और सीधा का सीधा क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, बस यूनिफॉर्म होना चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मेरी बात सुनो, एक और चीज करते हैं, एम के यूज। अभी हम क्या कर रहे थे, एम निकालने का तरीका देख रहे थे। एम को हमने सबसे पहली बार कब फेस किया था, एम के यूज करेंगे अभी, एम के एप्लीकेशन कब फेस किया था, जब हमने टॉर्क निकाला था। एम के यूज क्या क्या है, एक तो हम क्या निकाल सकते हैं टॉर्क एम क्रॉस बी से, एक हम निकाल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी -m.b से। ये कहां से लाया मैं, ये था P क्रॉस E, और ये क्या था माइनस का P.E। आपको पता है ना कि माइनस का निशान अगर आप भूल जाते हो तो वो मार्क्स में अपीयर हो जाएगा आपके, वो नहीं भूलेंगे, तो यहाँ पे -m.b आएगा, -mb cos थीटा, ठीक है, ये वर्क डन हो जाएगा। देखो टॉक के उस टाइम सवाल कर लिए थे, फिर भी मैं उनको दोहरा देता हूँ एक बार, ठीक है। किसी भी लूप का m, ज़्यादातर ऐसा सवाल होगा कि m बहुत ही ट्रेडिशनल होगा, आपको कैलकुलेट ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। m को किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, वहाँ पे मौजूद मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये जो सवाल है ना टॉर्क वाले, ये एनसीईआरटी में पीछे एडिशनल एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में गिवन है, तो ये सवाल है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, तो ठीक है। आपको पता है एक क्लोज लूप अगर बना रहा है करंट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो नेट फोर्स लगता है 0 और नेट टॉर्क लगता है नॉन जीरो। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो नेट फोर्स 0 या नॉन जीरो कुछ भी, और टॉर्क भी 0 या नॉन जीरो कुछ भी लग सकता है। लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट टॉर्क क्या लगेगा, हमेशा ही नेट फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा। डन। इसके लिए एक सवाल दे देता हूं, 2-3 सवाल कर लो यार जो तुमने किए हुए हैं पहले, पर एक बार और रिपीट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये लूप है, ये लूप बोर्ड के बाहर आ रहा है क्या, हाँ ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है अप बी वैल्यू का, ये एल है साइड और ये कुछ बी मान लो, ये कैपिटल बी है ये स्मॉल बी है। अगली बार भी यही लूप है, वही डायमेंशन है, और इस बार मैग्नेटिक फील्ड बी इधर है। कौन से केस में टॉर्क 0 हो जाएगा, एक में 0 है, कौन से में, इसमें करंट का डायरेक्शन ये है। ये आपको पता चल रहा है ना लूप कैसा है, ये करंट यहां से कैसा आ रहा है बाहर, फिर नीचे जा रहा है, फिर अंदर, फिर ऐसे, ऐसा लूप है ये।
हाँ तो इसमें ना आई आई लेट कर लो आप, कुछ डेटा रह जाए तो खुद ही लेट कर लिया करो यार। तो इसके लिए टॉर्क क्या हो जाएगा देखो, सबसे पहले डायरेक्ट बताने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट में एम किधर है इसका, एम बता सकते हो किधर है, इसके अंदर किधर है। ऐसा लूप था ना, ऐसा ही करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो किधर हो जाएगा आई कैप में। और बी, एम और बी के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो क्या टॉर्क लगेगा, एम बी साइन 90, साइन 90 मतलब 1, तो एम बी, एम क्या हो जाएगा आई इनटू में एरिया, ये हो जाएगा टॉर्क पहले केस में। टेक्निकली भी दिखा देता हूँ मैं आपको दोबारा ये करके। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो इस सेगमेंट और इस सेगमेंट पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि मैग्नेट फील्ड के एक तो पैरेलल है और दूसरा एंटी पैरेलल। इस वाले पे फोर्स किधर लगेगा, कोई करंट इधर जा रहा है, डी एल क्रॉस बी, किधर लगेगा, सबसे पहले बी की डायरेक्शन में क्या करेंगे, फिंगर करेंगे और इसकी तरफ थंब करेंगे, तो टॉर्क फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। अरे हाँ कि नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये ना आपके पास लूप है, ऐसा ऐसा लूप है ना, ठीक है, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसके अंदर पन्ने के अंदर जा रहा है यहाँ से, और फिर ऊपर जा रहा है, फिर पेज के बाहर आ रहा है, फिर ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ, और यहाँ पे करंट किधर जा रहा है, इधर। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ऐसा लगेगा। नीचे वाले पे बताओ किधर लगेगा, नीचे वाले पे इधर करंट है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, और इधर करंट है, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो ऐसा टॉर्क लगना चाहिए, इस पे लगना चाहिए ना, ऐसा टॉर्क लगना चाहिए, यानी कि इस लूप को ऐसा कुछ घूमना चाहिए, ऐसा, ऐसा ही टॉर्क निकाला है ना अपन ने, ऐसा ही टॉर्क निकाला है, ऐसा कुछ घूमना चाहिए इस लूप को, है ना। तो इस टॉर्क का वैल्यू ये हो जाएगा, इस टॉर्क का वैल्यू ये हो जाएगा ये। आप इस पे बैठ के देख लो, ये लाइन ऑफ फोर्स जो थी वो इसी से पास हो रही थी, तो ये वाली जो फोर्स जो इस वाले पे लग रही है, इस वाले पे ये कैसे आ रहा है ऐसे, तो इस पे फोर्स किधर लग रही है, इधर। कितनी फोर्स लग रही है, एफ इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये वाली बी। एफ कितना है, आई एल बी, आई इनटू में लेंथ इनटू में मैग्नेटिक फील्ड, क्या यही आंसर है, बिल्कुल। एम क्रॉस बी से भी वही आएगा, इतनी माथापच्ची करोगे कि एम क्रॉस बी करोगे, एम क्रॉस बी। अच्छा इसका टॉर्क ऐसे घुमा रहा है इसको, ऐसे ही घुमा रहा है ना जो हमने देखा। एम क्रॉस बी से भी अपन क्या कहते हैं, अपन क्या कहते हैं कि भाई एम को बी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। इसका एम किधर बताया था आपने, इधर बताया था, तो बी अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा, तो यानी कैसे करने की कोशिश करेगा, ऐसे ही तो करने की कोशिश करेगा बी। अरे कोई एम है, एम किधर था इसका, एम किधर था, आई कैप में था। अरे हाँ कि नहीं, ऐसे था ना लूप, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका एम किधर है, एक कॉपी मानो ना ऐसी, तो इसका एम किधर है, इधर है। इस एम को किधर रोटेट करने की कोशिश करेंगे अपन, बी की तरफ। अरे हाँ कि नहीं, इस एम को किधर रोटेट करने की कोशिश करेंगे, बी की तरफ। तो कैसे रोटेट होएगा ये, ऐसे ही रोटेट होगा जैसे अभी इसमें हो रहा है, अरे ऐसे ही रोटेट होगा। इसमें बी और एम क्या है, सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में तो आप घर पे एक एक के ऊपर फोर्स निकाल के भी देख लेना, तो नेट फोर्स भी इसके ऊपर 0 है, और ये एफ जैसा सिंबल बन गया तो मैंने लिख दिया, और टॉर्क भी इसके ऊपर क्या है, 0। ठीक है, नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों ही क्या है, 0। अच्छा थोड़ा सा ये ऐसे हो, जैसे कोई थीटा वाला भी मान लो यार, जैसे यही वाला अपना पेट एग्जांपल, ये एल साइड का एक स्क्वायर है, इसमें आई करंट फ्लो रहा है, और ये स्क्वायर एक्चुअली ऐसा नहीं है, यहां से मैं थीटा एंगल ऐसे कर दूं क्या इसको, अरे कई बार कर चुके हैं अपन ये अभ्यास, ये थीटा एंगल ऐसे है, ये कितना ऊपर उठा हुआ है यहां से, थीटा एंगल, समझ में आ रही है बात। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट आई प्लस बी नॉट जे, इतना मैग्नेटिक फील्ड है। एक और ले लो, मैं ऐसा ले लेता हूँ, बी नॉट आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। इसके ऊपर टॉर्क कैसे निकाल के देंगे, देखिए सबसे पहले एम लिखते हैं इसका, एम कैसे होगा,
एम अगर ये ऐसा पड़ा होता, ऐसा नहीं उठाते अपन इसको ऐसे किसी एंगल पे, तो एम सारा किस तरफ होता, के की तरफ होता। यानी थीटा जब जीरो है तो एम पूरा का पूरा क्या है, के की तरफ है। तो एम वेक्टर क्या हो जाएगा, एम कॉस थीटा के। हाँ या ना? अगर ये थीटा 90 हो जाए ऐसे उठ के, ये जो थीटा है ये 90 हो जाए, तो एम सारा किस तरफ हो जाएगा, आई में हो जाएगा। अगर ये 90 ऐसे हो जाए तो आई में, ये जो ऐसे है ये ऐसा हो जाए तो ये हाथ ऐसे घूम जाएगा ना ऑब्वियसली, तो 90 में हो जाएगा। तो एम थीटा जब 90 हो तो सारा का सारा किस में हो जाएगा, ये आई में हो जाएगा। तो एम जनरली है क्या, एम साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा के। थीटा थीटा है इस वक्त, तो थीटा थीटा होगा तो ऐसा हो जाएगा इस माहौल में। ये एम का क्या है, मैग्नीट्यूड, वो क्या है, करंट, और उसको एनक्लोजिंग एरिया एल स्क्वायर। ये लिखना सिखाया था ना पहले भी एम को, इसको प्लस कॉस थीटा के। अब देखो एम इज इक्वल्स टू आई एल स्क्वायर, ये आ गया, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया इसका, और ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, डन है। और बी भी दिया हुआ आपको वेक्टर फॉर्म में, क्या दिया हुआ बी, बी नॉट आई प्लस जे प्लस के। इन दोनों का क्या करना आपको, क्रॉस प्रोडक्ट मैट्रिक्स बना के कर लेंगे ना, डिटरमिनेंट का आंसर निकाल देंगे ना क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। एम क्रॉस बी निकालना है, सबसे पहले एम लिखेंगे कि बी लिखेंगे, एम लिखेंगे। कॉस थीटा आई था, आई जे के लिख देंगे सबसे पहले। कॉस थीटा आई, साइन थीटा किस में था, के में था शायद, है ना, साइन थीटा, ये था जीरो, ये था बी नॉट, बी नॉट और बी नॉट, सॉल्व कर लेना। एम एल स्क्वायर बाहर रख लो इस डिटर्मिनेंट के, आई एल स्क्वायर, क्योंकि वो एक नंबर है और उसको बाहर रख दो चाहे। आप यहाँ पे भी आई एल स्क्वायर आई एल स्क्वायर आई एल स्क्वायर लिख सकते थे, मतलब इसको तो क्या लिखोगे, इसको इसके साथ आई एल स्क्वायर लिख सकते थे। डन है, कर लेंगे इसको सॉल्व। वैसे तो आप यहाँ पे 1 1 1 लिख सकते हो, बी नॉट बी, पर खैर ठीक है। अब लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर लिखिए, वो है, अब एक चीज बताओ, क्या इस लूप को हम, अगर जैसे मान लीजिए कि ऐसा एक लूप है, ऐसा एक लूप है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये साथ में ही एम का डायरेक्शन भी हो गया डायग्राम में, ठीक है। एम का डायरेक्शन यही होगा ना बच्चों, ऐसा करंट फ्लो कर रहा है तो एम का डायरेक्शन ही होगा, ऐसा लूप है, ठीक है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, एम का डायरेक्शन वही हो जाएगा जो आपको दिखाया। इसका एम और इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लो पहले से अलाइंड है एक दूसरे की तरफ, एम और बी एक दूसरे की तरफ है, ठीक है। तो अभी ऐसा कैसा पड़ेगा, ये कौन से इक्विलिब्रियम में है, ये कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। याद करो पी और ई एक ही तरफ होते थे, कौन से इक्विलिब्रियम में होता था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती थी चीज, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती थी चीज। और अगर एम नीचे होता या फिर बी नीचे होता तो ये इक्विलिब्रियम में जरूर होता, अभी भी नेट फोर्स और नेट टॉर्क क्या लगता है इसके ऊपर, जीरो, लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता। ये बात ठीक है, ये बात रिवाइज कराने की जरूरत नहीं। अब देखना मेरी बात सुनना, अगर आप इसको किसी भी एंगल पे रोटेट करते हो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको वापस ऐसे करने की कोशिश करेगा, हाँ या ना। तो मान लेते हैं को ऐसे रोटेट कर देते हैं तो इसका एम इधर हो जाएगा, और बी क्या करेगा, उसको वापस अपनी तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगा, अरे करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको रोटेट करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, वो काम किस में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। उसको ही अपन किससे लिखते हैं, डेल्टा यू माइनस एम डॉट बी, उसी एनालॉजी से। वरना आप टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन निकालो, साइन थीटा कोस थीटा में चेंज हो जाएगा और वही आंसर आ जाएगा। अरे हाँ कि नहीं, वर्क डन कैसे निकालते हैं रोटेटिंग के लिए, एफ डॉट डी एक्स निकालते हैं ट्रांसलेशन के लिए, रोटेशन के लिए कैसे निकालते हैं, टॉर्क डी थीटा, टॉर्क का वैल्यू आपको पता ही है, एम बी साइन थीटा है डी थीटा।
ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा यू। डन है। डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वापस मैं वही बातें आपको लिखा रहा हूं। हर ओरिएंटेशन में एक पोटेंशियल एनर्जी है, हर ओरिएंटेशन, ये इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना कि एक पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है? बिल्कुल है। प्रत्येक ओरिएंटेशन की एक पोटेंशियल एनर्जी है टिपिकली। जैसे क्या है, जब ये एंगल थीटा पे है तो पीई कॉस थीटा होती थी, अभी क्या हो जाएगी? माइनस एम बी कॉस थीटा। जहां पे जहां पे थीटा किस किस के बीच में एंगल है? एम और बी के बीच में एंगल है थीटा। आपको पूछा जाए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कितना करना पड़ेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल? तो ये कितना हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो स्लोली कर रहे हैं तो। अरे हाँ या ना? एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया तो क्या कर दोगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसे। और एक और, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दो आप और उसको छोड़ दो, क्या मिलेगा आपको? पोटेंशियल एनर्जी कम मिलेगी और काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ऐसा ही मिलता है। एक डाइपोल है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल इधर है, तो यानी प्लस क्यू चार्ज इधर है, माइनस क्यू चार्ज इधर है, तो इधर ये रहना चाहता है इसके साथ ही, आपने चक्के इसको इधर कर रखा है, इसको छोड़ोगे तो क्या मिलेगी आपको? क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू का सम होता है जीरो, अगर एक्सटर्नल कोई चीज का वर्क नहीं है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज यानी डिसिपेटिव फोर्सेज नहीं है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। इन सब पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं अपन, मतलब इन चीज़ों पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, निकालना सिखा देता हूँ सारी चीज़ें, एग्जांपल्स कर लेते हैं अपन। अभी इन पे अपन करेंगे सवाल। तो सबसे पहले मैं तुमको वर्क डन एक्सटर्नल कैलकुलेट करने के लिए देता हूँ। मान लीजिए कि ऐसा एक लूप है और वही अपना फेवरेट, इसको यहाँ से डॉटेड से करूँगा मैं इसको, थीटा एंगल रोटेट कर दिया है ऐसा। कैसे रोटेट कैसे हुआ ये? ऐसे कर दिया क्या इसको? नहीं, ऐसे कॉपी के बाहर आ गया। ये मेरा फेवरेट चित्र है, यही बना पाता हूँ कॉपी के बाहर दिखाने के लिए। तो ऐसा इसमें करंट जा रहा था, ऐसा इसमें करंट जा रहा था, तो ऐसा इसमें जाएगा। और लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, बी वैल्यू। ऐसे से ऐसा करने के लिए इनिशियल पोजीशन थी वो, और ये कौन सी पोजीशन है? फाइनल पोजीशन है। ऐसे को ऐसा करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा हमको? करना पड़ेगा क्या? पहली बात तो इसका एम इधर है, ये ऐसा का ऐसा रहना चाहता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसको आप उठा के ऐसा करोगे तो एम को किधर कर दोगे? इधर से इधर। आपको बताना है कि आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। पहले एम और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा था? 0 डिग्री। हाँ, और अब कितना एंगल बन रहा है? बस वही देखना है। और ओरिएंटेशंस की पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो यू आई लिखोगे, कितना लिखोगे? माइनस, इसको कई बार है ना बच्चा मिनिमम सोच के जीरो मान लेता है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जीरो नहीं है यहाँ पे।
गलत उत्तर हो जाएगा। कितनी है? माइनस एम बी कॉस थीटा, 0 से भी कम है। कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे? बी और इसके बीच में, मतलब कॉस थीटा होती है कहीं भी, तो बी और एम के बीच में थीटा कितना है बच्चों? 0 डिग्री, तो माइनस एम बी हो जाएगी। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी बताओ। इसका एम किधर है? इस तरफ हो जाएगा, और इसका बी किधर है? ऐसा। तो इन दोनों के बीच में एंगल, दो लाइनों के बीच में एंगल हॉरिजॉन्टल, और ये वाली जो लाइन है इसके बीच में ये बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर ये दिशा भी, और इसके परपेंडिकुलर ये है। अरे हाँ कि नहीं? तो उनके बीच में कितना बनेगा? थीटा। तो ये कितना बन जाएगा? माइनस एम बी कोस थीटा। यू फाइनल हो जाएगा माइनस एम बी कोस थीटा। तो अपन को वर्क डन निकालने के लिए, एक्सटर्नल का वर्क डन निकालने के लिए क्या करना है? डेल्टा यू। डेल्टा यू कितना हो जाएगा? डेल्टा यू निकाल लेना यार, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, माइनस के निशान का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। डन। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कैलकुलेट कर लोगे ना इसमें से? ऐसे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर लोगे ना? अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एक और कर लो। जैसे ये लूप है, ये करंट कैरिंग लूप है, ठीक है। आपको एम भी लिखना पड़ सकता है, यहां पे लिख दोगे ना, आई इंटू एरिया। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ ऐसे, बी वैल्यू का, ठीक है। इसको इसी तरफ कर दिया अपन ने, वही सवाल दे दिया मैंने एक तरीके से, इसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दिया है ऐसे। मैग्नेट, ये किसकी दिशा, ये किसकी दिशा है, ये किसकी दिशा है? ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड पहले कितना एंगल बना रहा था? थीटा। और इसको अपन ने कितना रोटेट कर दिया है? थीटा ही रोटेट कर दिया है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इसको क्या कर दिया है अपन ने? अलाइन कर दिया। आपको एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन बताना है। चुपचाप यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेंगे। हर एंगल थीटा के साथ एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है। यहां पर थीटा कितना है? किसके बीच में होता है वो थीटा? एम और बी के बीच में। एम किधर है इसका? ऊपर। बी इधर है। एम और बी के बीच में एंगल कितना है? थीटा। थीटा है, तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस एम बी कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। ये कौन सी हो जाएगी? यू इनिशियल। अच्छा एक चीज बताओ यार, तुम ऐसे ही बताओ बिना देखे, कि जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। वजह क्या है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में आना चाह रहा है ये। अरे हाँ कि नहीं? मिनिमम आ जाएगी ना पोटेंशियल एनर्जी, तो ऑब्वियसली वर्क डन क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो रही है तो वर्क डन कैसा हो जाएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल वाली कम है, इनिशियल वाली ज्यादा है, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे इन्हीं फोर्सेस ने वर्क कर दिया, हमको अलग से करना नहीं पड़ा। यू फाइनल, यू फाइनल क्या हो जाएगा? एम बी माइनस का एम बी। डन। कैसे हो गया माइनस एम बी? क्योंकि एम और बी के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। यानी ये बात समझ पा रहे हो क्या, कि हर एंगल थीटा, जिस भी थीटा पे होगा वो उस थीटा के साथ क्या एसोसिएटेड है? एक पोटेंशियल एनर्जी। हर थीटा के साथ, थीटा बराबर 90 के साथ कितनी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है? 0। माइनस एम बी कॉस 90। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करना है, तो माइनस एम बी माइनस यू इनिशियल, और ये माइनस का ही है तो प्लस हो जाएगा एम बी कॉस थीटा। ये कितना आ जाएगा? एम बी कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1। नेगेटिव आना चाहिए ना बेटा, ये कॉस थीटा 1 से कम ही होता है कोई भी अदर थीटा के लिए। ये क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा यू। अरे डन है। ये सवाल कर आओगे पेपर में क्या? देखो ऐसा है,
डेल्टा यू ही वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है बेटा। हाँ वो माइनस डेल्टा यू होता है। ठीक है। अब एक चीज बताओ, किसी चीज का पोटेंशियल एनर्जी इस लूप में कब राइज होगा? जब हम उसको बी से किसी एंगल पे मोड़ेंगे। अगर वो उसी तरफ है जिस तरफ बी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो? नहीं, मिनिमम कितना होगा? -m। 1000 बार बोल दिया है। ठीक है, जिस तरफ पोटेंशियल एनर्जी कम, सबसे कम होता है, वो कौन सा होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? -mb। और मैक्सिमम +mb। मैक्सिमम डिफरेंस कितना होता है? 2mb का। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसा 2mb का मैक्सिमम डिफरेंस होगा। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने डाइपोल पे आ जाओ, इलेक्ट्रिसिटी वाले पे, वो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। किसी डाइपोल को थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल थीटा पे चक दिया है और इसको छोड़ दोगे, तो क्या गेन करेगा ये? क्यों गेन करेगा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़्यादा थी और यहाँ पे आके सबसे कम होगी। इस पेन को यहाँ पे लाके छोड़ दो, क्या गेन करेगा ये? काइनेटिक। क्यों करेगा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर थी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो जो स्टोर थी, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी का जो भी एनहांसमेंट होगा वो क्या होगा? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। या फिर आप बहुत ही अच्छे हो गए हो फिजिक्स में तो डायरेक्ट कर सकते हो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्योंकि इनिशियली ज्यादा होनी चाहिए यार, तभी तो इसका क्या आएगा? गेन आएगा, जब इसका क्या होगा? लॉस होगा। अरे हाँ कि नहीं? तो जैसे कोई सवाल आपको ऐसा दिया जाए, मैं एम को है ना अब एरो से शो करने लग जाता हूँ। ठीक है, लूप की बजाय एरो से शो करने लग जाता हूँ, आसान हो जाएगा। चलो लूप से ही कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं मान लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, ऐसे बी। ठीक है, इसका रेडियस है आर और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। सही सही आंसर बताना। इनिशियली ऐसा था, है ना? अब मैं इसको भी उठा देता हूँ। चलो इनिशियली ऐसा था, तुम खुद ही सोचना क्या हो जाएगा। फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ लूप। सबसे ज्यादा स्टेबल, जब जहां पे होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, वहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी कहाँ पे? आएगी स्टेबल कब हो जाएगा? जब ये ऐसे घूम जाएगा। यानी इसका एम अभी ऐसे, एम को बी क्या करने की कोशिश कर रहा है? अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, यानी इस तरफ करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इनिशियल स्टेज है, इसकी इनिशियल पोजीशन है। फाइनली ये कैसा हो जाएगा? टक 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 टक, ऐसा हो जाएगा, ताकि इसका एम इधर हो जाए और इधर ही क्या है? बी। तो डेल्टा के क्या हो जाएगा? डेल्टा के जो गेन होगा काइनेटिक एनर्जी का, शुरू में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कि बाद में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? बाद में तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, शुरू में ही ज्यादा होगी, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? शुरू की पोटेंशियल एनर्जी वो होगी एम बी, और एम और बी के बीच में एंगल का कोस, कोस 90। ये इनिशियल माइनस एम बी कॉस थीटा फाइनल। इनिशियल माइनस फाइनल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गेन इन काइनेटिक एनर्जी चाहते हैं। माइनस एम बी कॉस 90 और फाइनल क्या हो जाएगी? माइनस माइनस फाइनल था तो प्लस एम बी कॉस 0। तो डेल्टा के क्या आ जाएगा? मैंने ये नहीं पूछा था कि ये ऐसा हो जाए तब क्या हो जाएगी, मैंने ये पूछा था कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है। मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो वो किस अवस्था पर आती है? जहां पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो या स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा याद रखिएगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वही होती है जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो डेल्टा के क्या आ जाएगा? एम बी कॉस 0 का मतलब 1। एम इसका कैलकुलेटेबल है, हाँ, आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी। ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाए।
ऐसे सवाल कर लोगे क्या? एम से रिलेटेड सवाल कर लोगे क्या? तो मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ बात को, जो आज बताइए सारी, और एम से रिलेटेड बताइए वो। ठीक है, वापस स्टोरी गा देता हूँ ये सारी और कंक्लूड कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले एम की कथा में अपन ने क्या स्टार्ट किया था ना, सबसे पहले एम को अपन ने डिराइव करने की कोशिश नहीं की थी, वो अपने आप अपीयर हो गया था कुछ ऐसा कि टॉर्क में, कि उसको एम भी लिखा जा सके। फिर हमने सोचा यार ये एक सिमिलैरिटी है, फिर हमने कई और सिमिलैरिटीज देखी जो एज इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल से मैच खा रही थी। और एक लूप वास्तव में एक मैग्नेटिक डाइपोल ही तो होता है, क्योंकि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है वो, ऐसी बनाता है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ऐसी एक बार मैग्नेट बनाती है। सारी सिमिलरिटी इतनी है तो मैथमेटिकली भी होनी चाहिए, फिजिकली इतना शो कर रहा है ये। तो हमने एम को थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया और टॉर्क को लिखा एम क्रॉस बी। और उस चैप्टर में जैसे पोटेंशियल एनर्जी को लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी को लिखा था माइनस एम डॉट, यहाँ पे लिखेंगे माइनस एम डॉट बी, वहां पे लिखा था माइनस बी डॉट ई, उसी एनालॉजी से। अदरवाइज आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो टाउ डी थीटा को। अच्छा, फिर हमने ये भी सीखा कि ये एम को अगर कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करते हैं। इसके दो मेथड थे। एक तो भाई आई इंटू ए, एम का परिभाषा है जो। एक हमने सोचा अचंभे से हमारे को, इसका जो रेशो था एल और एम का, वो क्या आ गया, एम बाय टू एम बाय क्यू, या क्यू बाय टू एम, एम बाय एल का। तो फिर हमने कहा यार कि एम तो बहुत आसानी से इससे कैलकुलेट हो जाता है अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो। इसको आप दोबारा से अभ्यास करना। मैं आपको कुछ इससे हायर लेवल प्रॉब्लम्स करवा देता हूँ जिसमें मैकेनिक्स प्लस ये चैप्टर इन्वॉल्व है। ठीक ठाक सवाल देख लेते हैं इस पे। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक कोई वुडन ब्लॉक है जिसका मास है m। ठीक है, अच्छा पहले तो ये ऐसे दो स्ट्रिंग से लटका हुआ है, पहले तो इसी में टेंशन का रेशो बता दो इन दोनों में, कुछ नहीं है। और ये तो मैकेनिक्स का एक नॉर्मल सवाल हो गया, इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिक्स नहीं है, इसका मास है m। तो इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन के रेशो बताइए। वेरी गुड, 1:1। अबास, कैसे बताएंगे? एक तो इक्वेशन लिखेंगे फॉर ट्रांसलेशन, यानी कि लीनियर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सेट्रा, लीनियर एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन या फिर एंगुलर एक्सिलेशन वगैरह इन्वॉल्व नहीं करेंगे। एक तो है इसके ऊपर फोर्स लगने वाला है mg, एक यहाँ से T1 और एक यहाँ से T2। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम की इक्वेशन के लिए, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg। दूसरा रोटेशन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, तो क्योंकि नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो है तो आप टॉर्क कहीं से भी लिख सकते हो, वो सेम आएगा, तो यहाँ से टॉर्क बैलेंस कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो इस T2 का टॉर्क ऐसा आएगा और mg का टॉर्क ऐसा आएगा, दोनों टॉर्क्स क्या हो जाने चाहिए, इक्वल। तो mg इंटू एल बाई टू, तो ग्रेविटी का टॉर्क, जो इसको ऐसे इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट को ऐसे नेल कर दो तो इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमा रहा है, तो T2 का टॉर्क उसको ऐसे घुमा रहा है, तो इज इक्वल्स टू T2 इंटू एल। T2 आ गया mg बाई टू, mg का आधा यानी आधा mg, दोनों का सम mg था, तो T1 भी क्या आ जाएगा ऊपर वाली इक्वेशन से mg बाई टू, यानी T1 और T2 का जो रेशो है पूज्य बच्चों वो 1:1 आ जाएगा। डन है। इसमें अभी जो हमने ज्ञान अर्जित किया है उसका, उसके बेस पर स्लाइट मॉडिफिकेशन करते हैं। तो यहां पर देखिए, इसी सवाल को दोबारा करते हैं, ये वैसे ही हिंज्ड है और ये है हमारा वो वुडन ब्लॉक या ब्लॉक। ऐसा, ठीक है, और इसमें हम एक चीज चेंज कर देते हैं, इसके यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर लपेटा हुआ है,
जिसका कैपिटल M है, कैपिटल M, और इसके अंदर करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है और यहाँ से जो करंट है वो अंदर जा रहा है, ऐसा इस टाइप से करंट आ रहा है। तो इस कैपिटल M की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? राइट साइड में। और मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकली अप, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी स्विच कर देते हैं वर्टिकली अप, ये तीनों चीज़ें कर देते हैं। वही सिनारियो, और यहाँ पर एक लूप है जिसमें करंट ऐसे 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 फ्लो हो रहा है करंट, ठीक है, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्विच कर देते हैं जिसका वैल्यू है B। और ये कहीं भी लटका दो इसको, कहीं भी x दूरी पे, आपका मर्जी। इसका मास नहीं है, ये मासलेस है, वरना ग्रेविटी का टॉर्क लिखते समय आपको इसका भी लिखना पड़ेगा और एक और एक्सप्रेशन आएगा फालतू में। तो इस केस में हमको T1 एंड T2 की वैल्यू बतानी है, क्या बराबर आएगी बच्चों? वेरी गुड। कौन से टेंशन की वैल्यू ज्यादा आएगी? T1 की। चलो स्टार्ट करो इसको, क्या हो जानी चाहिए? 0 तो नहीं हो पाएगी, कुछ तो रहेगी ना, कुछ तो जिम्मेदारी रहेगी। वो ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, कोशिश करना और हो जाने में फर्क है, ठीक है ना। हाँ, कि अगर वो ही इसको बैलेंस कर दे तो अलग बात है, उसकी जरूरत ना पड़े तो 0 हो जाएगा। ये बात समझे? अच्छा अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए उसका, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक अपवर्ड फोर्स में भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना वो। तो स्टार्ट करें बच्चों, क्या कैलकुलेट करना है हमको? T1 और T2। देखो ट्रांसलेशन, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है लूप के ऊपर, बताओ तो। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और क्लोज लूप है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो फोर्स ऑन लूप कितना लग रहा है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। तो ट्रांसलेशन की इक्वेशन क्या वही की वही हो जाएगी? हाँ, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है। T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू mg। mg नीचे लग रहा है, ये दोनों ऊपर लग रहे हैं। ट्रांसलेशन की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब टॉर्क बैलेंस करते हैं बच्चों, इस पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले कौन से फोर्स का टॉर्क आएगा? एक तो ग्रेविटी का टॉर्क नीचे आएगा, एक इस टेंशन का टॉर्क आएगा T2 वाली का। ये किस डायरेक्शन में आएगा? ऐसा नीचे आएगा, कहने का मतलब टॉर्क नीचे आएगा, कहने का मतलब कि ये कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा ग्रेविटी, इसको क्लॉकवाइज, और ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज। एक और टॉर्क अपीयर होगा बच्चों, वो कौन सा होगा? मैग्नेटिक फील्ड का इस लूप के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड और लूप के बीच में टॉर्क जो है, इसका M किधर है? ऐसा। तो इसका M ऐसा है, तो इसको B अपनी तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगा, यानी ऐसा करने की कोशिश करेगा, यानी इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा कि इसका M ऐसा हो जाए, इस टाइप से। तो इसका भी टॉर्क कैसा आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज। तो T2 का टॉर्क और इसका टॉर्क, दोनों का टॉर्क क्या आएगा? काउंटर क्लॉकवाइज, यानी सेम डायरेक्शन में आएगा। तो एक तो mg इंटू में L/2 का तो नीचे इज इक्वल्स टू T2 इंटू L प्लस MB sin 90। ये M यार कुछ और है, ये स्मॉल m से लिख देता हूं मैं, और ये M है कैपिटल M। मैथमेटिकली ये बराबर हो सकते हैं क्या? हाँ, इसकी वैल्यू 3 हो सकती है, उसकी भी हो सकती, लेकिन वैसे बराबर नहीं है सिंबॉलिकली। तो ये हो जाएगा इक्वेशन। अब आप यहीं से देख के बता सकते हो ना कि T2 जो है वो mg इंटू L/2 से इधर ये जाएगा, तो T2 का वैल्यू L से डिवाइड करोगे तो mg/2 से क्या आएगा? कम आएगा। यानी ऐसे घुमा रहा, आपको पता ही है कि ये स्ट्रिंग और ज्यादा टाइट हो जाएगी यहां से, ऐसी ऐसी रहना इसको ऐसा ही है, लेकिन कोई आदमी इसको ऐसे कोशिश कर रहा है घुमाने की, तो यहां से थोड़ी सी टॉट हो जाएगी और ज्यादा, मतलब ठीक है, यहाँ से लैग नहीं होगी, पर यहाँ पर ऐसा फोर्स लग रहा है, तो T2 जो है उसमें कमी आ जाएगी। अरे डन है। अब मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको क्या क्या नोन है? M दिया हुआ था क्वेश्चन में, B दिया हुआ था, T1 और T2 नहीं दिया हुआ था। दो इक्वेशन चाहिए थी, ये दो इक्वेशन है, आप इनसे वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है।